अगर आदमी इन मसाइल को नहीं समझता जो पार्टनरशिप रिलेटेड है, तो फिर आदमी इन सब चीज़ों से बदजन हो जाता है और यूं कहता है कि भाई कोई दिवस भागीदारी करावाई नहीं, આપણેથી જેટલું બને એટલું જ કામ કરાવાય, જેટલી ચાદર હોય એટલા પગ ફેલાવાય। ये मेंटालिटी बन जाती है, क्योंकि पैसे की जिम्मेदारी एक स्लीपिंग पार्टनर है, वो किसी को पैसा देता है वर्किंग पार्टनर के लिए, उसका काम करने के लिए। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बरकत का जरिया भी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेबरकती का जरिया भी हैं। अगर हम उसका खुलासा देखने जाएं तो सबसे पहला असर अगर किसी बिजनेस पर पड़ता है या पार्टनरशिप पर पड़ता है वो नीयत का है। दीन का कोई भी अमल आप ले लीजिए, कोई भी दीन का शोबा हो, हमारी जिंदगी का कोई भी शोबा हो, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारी नीयत की पड़ती है। इसीलिए हदीस की बड़ी बड़ी किताबों में हदीस पाक की जो शुरुआत की गई है वो इस हदीस से की गई है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आदमी के हर एक मामलात, हर एक काम उसकी नीयत पर डिपेंड करते हैं। तो उमूमन ये देखने के लिए मिलता है कि वो पार्टनरशिप बहुत लॉन्ग नहीं चलती जिसकी नीयत में खोट हो। स्लीपिंग पार्टनर है वो यूं सोचता है कि भाई मैं तो इसको पैसे देता हूं और ये पैसे किसी को भी दे सकता हूं, अपने इसके पास से सब सीख लेना है, हुनर सीख लेना है और सबसे पहले इसी के साथ धोखा कर देना है, गेम खेल देनी है, जो भी आप अपनी टर्मिनोलॉजी यूज करते हो व्यापार के लैंग्वेज के हिसाब से, सबसे पहले धोखा इसको देना है। तो ये नीयत की इफेक्ट सामने वाले में पड़ेगी। आप धोखा नहीं करना चाहेंगे, सिर्फ आपके दिल की नीयत का बिगाड़ है ना, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ धोखा करेगा, वो आपके पैसे लेकर के चला जाएगा, खोट दिखाएगा। सबसे पहली बुनियादी काम ही पार्टनरशिप के अंदर नीयत का है। आपकी नीयत क्या है? नीयत सही होती है तो ऐसा बंदा एक ईमान वाला है और एक ईमान वाला नहीं है, फिर भी उनकी पार्टनरशिप 24-23 साल से चलती है। हमारे भावनगर के अलंग के एक व्यापारी का एग्जाम्पल है, नाम देना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि उनकी पार्टनरशिप की मिसाल दी जाती है अलंग में। हालांकि एक ईमान वाला है और एक गैर ईमान वाला है, दोनों आपस में मिलकर भागीदारी के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि भागीदारी में बरकत की दुआएं हैं हदीस पाक में। बस उसके मसाइल को समझना रहता है। और आप अगर सहाबा की जिंदगी को नोटिस करें हिस्ट्री में जा करके, क्योंकि सहाबा की जिंदगी और सहाबा की लाइफ हर एक ईमान वाले के लिए एक नमूना है, एग्जाम्पल है। आपने किसी भी सहाबी की जिंदगी को अपने लिए रोल मॉडल बना लिया और अपने काम के लिए नमूना बना लिया, तो फिर आपके काम में कभी नुकसान नहीं हो सकता। आप वही रास्ते पर चलते रहेंगे जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया हुआ है, क्योंकि वही हमारे लिए नमूना और आइडियल है। तो मुहाजिर सहाबा, मैंने जुमा के दिन समझाया था कि जो हिजरत करने वाले सहाबा थे वो अपनी सब प्रॉपर्टी, अपना सब माल जायदाद सब कुछ मक्का में छोड़ के गए। हिजरत की कंडीशन ही ये थी कि आप बहुत बड़े मालदार हो सकते हैं, लेकिन हिजरत करनी है मदीना में तो आपका घर यहीं पे रहेगा, उसमें आपकी मिल्कियत नहीं रहेंगी। प्रॉपर्टी यहाँ रख के जाना है, माल यहाँ रख कर जाना है, सब कुछ यहाँ रख कर आपको खाली हाथ जाना है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत को कौन इनकार कर सकता है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ निभाना ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशनसीबी है। सहाबा ने उसको तरजीह दिया और माल को एक तरफ करके मदीना मुनव्वरा चले गए, लेकिन माइंड सहाबा का बिजनेस वाला था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस जमाने में इंटरनेशनल बिजनेस करके दिखाया है, जब कोई इंटरनेट नहीं था, फ्लाइट नहीं थी, मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी आप मुल्क शाम का सफर करके आए और तिजारत करके आए, नफे वाली तिजारत करके आए। तो सहाबा की जो आइडियोलॉजी थी, मेंटालिटी थी, बिजनेस माइंड वाली थी। और मदीना मुनव्वरा के अंदर जो सहाबा थे वो जमींदार थे और खेती वाले थे। अब जब सहाबा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने में जाते हैं तब बिजनेस का सब कंट्रोल, इकोनॉमी पर कंट्रोल यहूदियों का है। मार्केट का रेट वो तय करते हैं, सिस्टम वो तय करते हैं। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा जाने के बाद जो इब्तिदाई काम किए, बहुत सारे काम किए, मदीना को दारुल हुकूमत बनाया है।
हर एक मसाइल का हल एक मस्जिद नबवी से सॉल्व करवाया है। लेकिन बुनियादी कामों में दो काम थे, एक मस्जिद नबवी की बुनियाद डालना ताकि हर एक हिदायत के खैर के काम वहां से हो सके, और दूसरा मुसलमानों की ताकत और बिजनेस को मजबूत करना। इसीलिए मुहाजिर सहाबी और अंसारी सहाबी को आपस में भाई भाई बना दिया गया, ताकि मुहाजिर सहाबी का बिजनेस का टैलेंट और मदनी और अंसारी सहाबी के प्रोडक्ट्स आपस में मिल जाएंगे तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएंगी। मदीना मार्केट डेवलप करवाई, मुसलमान मजबूत होंगे तो फिर हर एक हालात उसके मजबूत होंगे, हर एक चीज में उनका मजबूत होना जरूरी था। तो कहने का मकसद ये है कि पार्टनरशिप के मसाइल और नमूना हमारे लिए सहाबा की जिंदगी में बहुत ज्यादा है, और उसमें बुनियादी जो दो तीन बातें मैंने आपको बताई, एक तो नीयत की इफेक्ट होती है, दूसरा कमिटमेंट्स आर नॉट फुलफिल्ड रिजल्टिंग इन डिक्लाइन ऑफ बिजनेस। ये एक रूल बताया गया है, मतलब आदमी कमिटमेंट पूरी नहीं करता। जब पार्टनरशिप करता है तब अपने जबान की जो कीमत होती है वो भी पूरी नहीं करता है। या आपस में दो भागीदार हैं, एक भागीदार बीमार हो गया, कोई काम में चला गया, तो फिर आदमी कहता है क्या कहें, मेरी जवाबदारी में थोड़ी यार यही नहीं तो हूं ही नहीं करूं। ऐसा नहीं होता। बहुत सारी दोनों चीजों को संभाल करके, मैनेज करके, हैंडल करके काम करना रहता है। आगे के मसाइल आप हजरात के सामने हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब, जो गुजरात के अंदर हिम्मत नगर से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पे एक बहुत मकबूल इदारा चलाते हैं, दारुल इफ्ता वल इरशाद। मुफ्ती साहब के पास एक पूरी मुफ्तियान किराम की टीम है, और खुद मुफ्ती साहब ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं। उनके साथ जुड़े हुए जो मुफ्तियान किराम हैं वो भी बिजनेस करते हैं। आदमी अगर बिजनेस नहीं करेगा तो फिर वो प्रैक्टिकली नमूना कैसे बन पाएगा। इसलिए उनके प्लेटफॉर्म पर जितने भी विरासत के मसाइल होते हैं, उसके अलावा और कोई भी मसाइल होते हैं, उनका फतवे के अंदाज में जवाब दिया जाता है। खुसूसन बिजनेस के मसाइल का उनको इस्लामी रहनुमाई में हमारे सामने रखा जाता है और आपको वहाँ से जवाब भी मिलता है। उसके अलावा उनकी एक फेमस यूट्यूब चैनल है मरजान टीवी, जिसमें शॉर्ट्स क्लिप्स के तौर पर मुख्तसर वीडियोस की शक्ल में नए नए तिजारत के मसाइल को समझाया जाता है। बस एक आखिरी बात कह करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि इस्लाम में तिजारत के ताल्लुक से जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं, ईमानदारी से काम करना और माल की झूठी तारीफ न करना और अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना, ये जितनी भी सुबह फजर बाद तिजारत की शुरुआत करना, जितने भी बरकत के और रूल्स रेगुलेशन बयान किए हैं, वो हमारी तिजारत को पीछे रखने के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि वो मसला पूछवा जासू तो આપણે नहीं करवानो है तो बंद थी जाए काम। अगर कोई काम आदमी कर रहा है उसमें कंफ्यूज है तो पहले तो वो मुफ्ती साहब को पूछने नहीं जाएंगे कि क्या ना पड़ी दे है तो चल तो वो काम बंद थी जाए। इस्लाम ने कभी तिजारत को प्रमोट किया है, इसीलिए आप मस्जिद में जब बाहर निकलते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फजलिक। अल्लाह पाक इबादत कर ली, अब आपके पास रिज्क का मैं सवाल करता हूँ। सूरह जुमा हम लोग पढ़ते हैं, सूरह जुमा के अंदर अल्लाह पाक हुक्म देते हैं कि जुमा के बाद अल्लाह ताला के फजल और रिज्क को तलाश करो। तो अल्लाह ताला भी तिजारत को प्रमोट फरमा रहे हैं, लेकिन कानून के मुताबिक करना है। और हमने तारीख में वो जमाना देखा है कि सहाबा मुहाजिर कुछ भी लेकर के नहीं गए थे, लेकिन ऐसे इस्लामिक मॉडल और बिजनेस को लॉन्च करके दिखाया कि तारीख में एक बादशाह है जिनका नाम था उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह। इनके जमाने में एक ईमान वाला और मुसलमान उनकी दारुल हुकूमत में ज़कात लेने वाला नहीं था। बिजनेस से आदमी मजबूत इस टारगेट पर ले गए कि हर एक आदमी अपनी जरूरत को पूरा करने वाला था। यही मकसद होता है बिजनेस के अंदर इस्लामिक गाइडेंस देकर के। ये मकसद नहीं होता है कि हमारे काम का जो रुक जाए या फिर उसमें आदमी पीछे रह जाए, ये हरगिज मकसद नहीं होता। अगर आदमी इन सब चीज़ों को पूछ कर करता है तो अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं, मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो आदमी अपने धंधे में, कारोबार में परहेजगारी और तकवा को लेकर चलेगा, दुनिया दो दरवाजे बंद करेंगी, अल्लाह पाक 1000 रास्ते खोलेंगे। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, ऐसी जगह से रोजी पहुंचाएंगे जो आदमी के वहमो गुमान में नहीं होगा। ये कुरान की खुली आयत और निशानी है।
जो हमारे ईमान और यकीन को और मजबूत कर सकती हैं। बस इसी पस मंज़र में आपके सामने पार्टनरशिप रिलेटेड मसाइल समझाने के लिए मैं दावत देता हूँ मुफ्ती अब्दुल अजीज़ साहब को, आएँ और अपनी कीमती अल्फाज आपके सामने पेश करें। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सलासुन फ़ीहिन्नल बरका अल बैअु इला अजल वल मुक़ारदा व इख़लातुल बिर बिश्शईर लिल बैत ला लिल बैत औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सबसे पहले मैं हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब का और हमारे मेज़बान हाजी मोहम्मद अमीन साहब का और दीगर उनके रुफ़क़ा और उनके जो साथी हैं, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में किसी तरीके की भी मेहनत और फ़िक्र की है, इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन लोगों ने हमें आपसे रूबरू करवाया और अल्लाह ताला के एक बहुत बड़ा हुक्म तिजारतों की सफाई के बारे में हमें फ़िक्र लेकर यहाँ बैठने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाई। आज का हमारा जो प्रोग्राम है, आज की जो मजलिस है, इसका उन्वान है मार्केट में चलने वाले मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टनरशिप और उनके शरई अहकाम। जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक पर यानी पार्टनरशिप के अलग अलग प्रकार और उसके शरई मसाइल, इसको बयान करने से पहले मैं आपके सामने एक हकीकत बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में लोगों का निज़ाम इस तरीके से चलाया है कि अल्लाह ने सलाहियतें, दुनियावी नेमतें, माल और दौलत, इसकी तकसीम लोगों में इस तरह से फरमाई है कि किसी को कम और किसी को ज़्यादा दिया है। इसमें इक्वालिटी नहीं रखी है कि सबको सरखा माल और सबको सरखी सलाहियत दे दी जाए, ऐसी इक्वालिटी नहीं रखी। अगर इक्वालिटी होती, सबको बराबर बराबर दिया गया, तो दुनिया का निज़ाम चल ना सकता। दुनिया में जो कोऑपरेटिव निज़ाम चलता है, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ और सहकार के साथ जो चल रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से बनाए गए इस निज़ाम का नतीजा है। अल्लाह ने किसी को कम दिया है, कम देकर अल्लाह आजमा रहा है। किसी को ज़्यादा दिया है और ज़्यादा देकर आजमा है। किसी को अल्लाह ने टैलेंट दिया है, गजब का टैलेंट है। बिजनेस पर आप बोलने के लिए बिठाओ तो ऐसी ज़बरदस्त स्पीच दे सकता है, ऐसे ज़बरदस्त आइडियाज़ वो क्रिएट कर सकता है, लेकिन बिजनेस रन करने के लिए इसके पास माल नहीं है। किसी का हाल ये है कि बहुत पैसा पड़ा हुआ है, उसका अपना खुद का बिजनेस है, उसमें भी वो किसी तरीके से मुश्किल से उसको रन कर सकता है। इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है और सारा सेविंग भी बहुत सारा पड़ा हुआ है। इसको इन पैसों को और ज़्यादा सर्कुलेट करने के लिए इसके पास टाइम नहीं है, इसके पास मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है। इस तरीके का हाल और इस तरीके की हकीकत हम देख रहे हैं। जहाँ ऐसी चीज़ें शामिल हो, जहाँ ऐसा निज़ाम हो कि किसी के पास टैलेंट है लेकिन पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है लेकिन टाइम और टैलेंट नहीं है, वहाँ ज़रूरत पड़ती है पार्टनरशिप की। और ये फितरी चीज़ है, इंसानों की ज़रूरत पूरी करने के लिए फितरी चीज़ है। ये खुद ब खुद इंसान के दिल में आएगा कि इसके पास पैसा है तो मैं इसका पैसा ले लूँ, मेरे पास टैलेंट है इसको यूज़ करूँ और एक अच्छा सा बिजनेस करूँ और
जो जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी हमें कमाई हासिल होगी, दोनों शेयर कर लेंगे। ये नेचुरल फीलिंग की बात है। ऐसे सब चीजों में है। किसी के पास ये कंस्ट्रक्शन की टैलेंट है, ये मकान बनाने की और तामीर करने का सलीका इसके पास, और आपको ज़रूरत है मस्जिद बनाने की, मस्जिद बनाने की ज़रूरत है, लेकिन आपको तामीर करते आता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उसका टैलेंट यूज़ करेंगे, उसके टैलेंट का उसको चार्ज करेंगे, आपकी ज़रूरत पूरी होगी, उसका भी काम बनेगा। ये कोऑपरेटिव सिस्टम जो है दुनिया, इसमें नेचुरल चीज़ आती है पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप की ज़रूरत है। अब जब ज़रूरत है पार्टनरशिप की, कि एक की मेहनत, एक का पैसा, दो का पैसा, पांच का पैसा, पांच की मेहनत, सब मिलजुल कर जो काम करते हैं, इसकी अलग अलग शक्लें मार्केट में चल रही है। कभी तो ऐसा होता है कि एक की तरफ से सिर्फ पैसा है, दूसरे की तरफ से सिर्फ मेहनत है। कभी ऐसा होता है कि दोनों का पैसा, दोनों की मेहनत है। कभी ऐसा होता है कि चार का पैसा, एक की मेहनत है। कभी ऐसा है कि पैसा किसी का नहीं लगा हुआ, सिर्फ दोनों की मेहनत लग रही, सिर्फ दोनों की मेहनत, पैसा किसी का भी नहीं। ऐसे भी काम चलते हैं। तो ये अलग अलग किस्म की चीजें जो मार्केट में चलती है, ये पार्टनरशिप के अलग अलग प्रकार हैं। इस्लाम ने हमें सबके बारे में बेहतरीन रहबरी दी हुई। इन रहबरियों के साथ अगर पार्टनरशिप की जाती है, तो ये पार्टनरशिप और भागीदारी का ये कारोबार, ये बहुत अच्छे तरीके से चलता है, फलता और फूलता है, बढ़ता है, और दोनों तरफ अच्छी से कमाई भी होती है। लेकिन इस्लाम के बताए गए रूल्स को अपनाया नहीं जाता, तो फिर नतीजा ये होता है जो आजकल हमारे जहन में बैठा हुआ है। आज ऐसा हाल है, हाजी साहब, 5 बंदों को आप पूछो ना, 5 में से 3 या 4 का जवाब ये होगा, भागीदारी नो धंधो नो था। खोटी बात, पैसा कमाओ मोकलाय नहीं, એ ગમે તેમ કરે ને ડૂબી જાય। 5 में से 4 का ये जवाब होता कि पार्टनरशिप એટલે बेकार वस्तु। हालांकि अब देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैं आपको सुनाता हूँ। आपने फरमाया, सलासुन फीहिन्नल बरका, 3 चीजें ऐसी है कि उसमें बरकत अल्लाह ताला ने डाली हुई है। एक है अलबै इला अजल, एक मुद्दत के साथ, एक मुद्दत के वादे के साथ सौदा करना, कारोबार, उसमें बरकत। उसकी डिटेल अभी मैं नहीं समझाऊंगा, अपना टॉपिक दूसरा है। दूसरे नंबर की चीज आपने फरमाई, इखलातुल बुर बिश्शईर लिल बैत ला लिल बैया, घर में खाने के लिए गेहूं के साथ जौ को मिलाना। रोटी के लिए जो आटा होता है ना, तो गेहूं का जो आटा है उसके साथ जौ मिलाओ, और गेहूं और जौ मिलाकर दोनों को पीसो, उसका आटा बनाओ, या पीसे हुए जौ और पिसा हुआ गेहूं दोनों को मिक्स करके खाओ। लिल बैत फरमाया, ये खाने के लिए, बेचने के लिए नहीं, इसमें बरकत है। और तीसरा फरमाया अल मुकारज़ा, यानी स्लीपिंग पार्टनरशिप, इसमें बरकत है। इससे भी आगे बढ़कर एक हदीस पाक, जिसको हदीस कुदसी कह सकते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, अना सालिसुश शरीकैन, कि 2 आदमी पार्टनरशिप के साथ काम करते हैं ना, तो उनका तीसरा पार्टनर मैं होता हूँ, तीसरा पार्टनर मैं खुद बनता। जिस काम में अल्लाह ताला खुद शरीक हो, खुद पार्टनर हो, उसको क्या हम बुरा कहेंगे? जिस चीज के बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें बरकत है, और उसमें हम लोग कहते हैं कि पार्टनरशिप बेकार चीज है। ये जो हम लोगों की जबान पर आया ना, पार्टनरशिप बेकार चीज है, ये कहाँ से आया? ये आया हम लोगों की बदअखलाकी की वजह से।
जितने पार्टनरशिप के कारोबार हुए उसमें हमने इस्लामिक रूल्स को सामने नहीं रखा। हमारी अपनी बदअखलाकी, हमारी बदअहदी, हमने इस्लाम के अहकाम को छोड़ा, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि एक दूसरे पर से भरोसा उठा, एक दूसरे को चीट करने के दिल में ख्याल आए, एक दूसरे को चीट किया भी, जिसके नतीजे में लोगों के अंदर से पार्टनरशिप के बारे में बदएतमादी पैदा हो गई। अब लोग पार्टनरशिप को बुरा कहने लगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अना सालिसुश शरीकैन, दो पार्टनर का तीसरा पार्टनर में होता। जब भी कोई पार्टनरशिप का काम होता है तो तीसरा उसमें मैं शामिल हो जाता हूँ। मा लम यकुन अहदुहुमा, जब तक एक दूसरे के साथ खयानत ना करे। पार्टनर अपने पार्टनरों के साथ खयानत ना करे तब तक अल्लाह ताला शरीक रहते हैं, यानी मदद शामिल हाल रहती है। जब कोई खयानत कर जाता है अल्लाह ताला फरमाते खरजतु, मैं निकल जाता। अब अल्लाह ताला निकल गए यानी अल्लाह की मदद हट गई, तो फिर कहाँ से काम चले। इसलिए पार्टनरशिप को बुरा नहीं कहा जा सकता। पार्टनरशिप से तो बड़े बड़े काम होते हैं। आज देखो हम लोगों का हाल क्या हुआ कि पार्टनरशिप को हमने बुरा कहना शुरू कर दिया। अब जिसके पास टैलेंट है, उसको पैसों की जरूरत है, तो इसको उसके जहन में पहला ख्याल आता है HDFC बैंक, बड़ौदा बैंक, ICICI बैंक, सीधा लोन की तरफ उसके जहन जाता। टैलेंट है मेरे पास, बिजनेस करना है, पैसा नहीं है तो क्या करूं, लोन ले आओ। इधर पार्टनरशिप को बुरा कह दिया और इधर अल्लाह के गजब की तरफ ये दौड़ा। और जिसके पास पैसा पड़ा हुआ है, टाइम नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो वो क्या कहता है कि किसी को कमाने के लिए दूं, पार्टनरशिप करूं, ये तो बेकार है, इससे तो अच्छा कि मैं FD करा के रख देता। वो भी अल्लाह के गजब की तरफ दौड़ा, ये भी अल्लाह के गजब की तरफ दौड़ा। हालांकि अल्लाह ताला दोनों को जोड़ना चाहते थे पार्टनरशिप के जरिए से, ताकि बरकतें नाजिल हो। इसलिए पार्टनरशिप के जो काम होते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से बरकत वाले हो सकते हैं, जबकि उसको सही तौर पर किया जाए। तो जितनी पार्टनरशिप हमारे यहाँ चलती है मार्केट में, एक पार्टनरशिप तो वो होती है जिसको शरीयत की ज़बान में शिरकत अमलाक कहते हैं, जॉइंट ऑनरशिप। इसमें होता यह है, फॉर एग्जाम्पल कि दो भाई हैं, इनको बाप की तरफ से जो मिलकत, जो बिजनेस मिला, दो भाई, तीन भाई, भाई के साथ बहनें, इन सबको जो वारसे में जो चीज़ मिल रही है बाप की तरफ से, इसमें सबकी जॉइंट ऑनरशिप होती है। इसको शिरकत अमलाक कहते हैं। सिर्फ वारसे में आना जरूर नहीं है। कभी ऐसा होता है कि मामा ने दो भाइयों को या तीन भाइयों को कोई चीज बख्शिश के तौर पर दे दी, गिफ्ट के तौर पर दे दी। तो जिन लोगों को गिफ्ट के तौर पर चीज मिली हुई है, दो को तीन को साथ में, भाई आ फ्लैट त्रणे भाणियाओं ने आप्यो में, तो त्रण भाणियाओं जॉइंट ऑनरशिप के तौर पर पार्टनर हो गए, तो इसको कहते हैं जॉइंट ऑनरशिप, शिरकत अमलाक। दूसरी पार्टनरशिप होती है एक का पैसा एक का माल, एक का पैसा एक की मेहनत। पैसा वाला पैसा लगाता है, टाइम और मेहनत करने वाला मेहनत करता है। इसको कहते हैं स्लिपिंग पार्टनरशिप। ये भी मार्केट में चल रही है। तीसरा होता है कि दो इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर, दोनों ने सोचा कि मैं अकेला सारे काम नहीं कर पाता हूँ और कभी मेरे भी घर में कोई प्रसंग होते हैं, मैं भी बीमार होता हूँ, मुझे भी सफ़र में जाना होता है, तो इसलिए हम दोनों मिलकर एक नया काम शुरू करते हैं, एक कंपनी शुरू करते हैं। और दोनों ने मिलकर, पैसा कुछ भी नहीं लगाया, किराए की दुकान ली, उसको ऑफिस का नाम देकर उसमें दो इंजीनियर बैठ गए, सिविल इंजीनियर। जो भी काम आएगा हम दोनों मिलकर करेंगे, कंस्ट्रक्शन का जो भी काम आएगा हम मिलकर करेंगे, और जो कमाई होगी दोनों की आधी आधी। ऐसी पार्टनरशिप को कहते हैं शिरकतुल वजूह। शिरकतुल वजूह, इनके पास
पैसा नहीं है, दोनों के पास टैलेंट और अपना एक ब्रांड है कि भाई मैं इंजीनियर हूँ। तो दोनों अपनी ये जो पहचान है, इस पहचान के जरिए से लोगों से काम हासिल करते हैं, काम करते लोगों के जो कुछ उनको मिलती है पे, जो कमाई इनके पास आती है, तो ये आपस में दोनों तकसीम करते हैं। तो ये भी एक पार्टनरशिप होती है। इस ये तीन, और एक चौथी पार्टनरशिप ये चलती है कि दो बंदे हैं, दोनों मेहनत भी कर रहे हैं, दोनों के पैसे भी लगे हुए हैं, कारोबार दोनों ने मिलकर शुरू किया, दोनों का पैसा भी लगा हुआ है और दोनों मेहनत भी करते हैं। या ऐसा होता है कि एक का पैसा है, उसकी मेहनत नहीं है, दूसरे की मेहनत भी है और प्लस पैसे भी है। ये अलग अलग किस्म की पार्टनरशिप चलती है। इन पार्टनरशिपों में कुछ तो ऐसे है कि जो रूल सबके लिए, सब पार्टनरशिप के लिए, और कुछ रूल्स अलग अलग पार्टनरशिप के लिए अलग है। सबसे पहले इसमें मैं ये जो जॉइंट ओनरशिप है, जिसमें सब भाई मिलकर अपने अब्बा की तरफ से वारसे में आए हुए कारोबार में पार्टनर होते हैं, वारसे में आई हुई प्रॉपर्टी के पार्टनर होते हैं, इसके मुतालिक मैं कुछ चीज़ें बयान करूँगा। कुछ चीज़ें इसलिए कहता हूँ कि सब छोटी बड़ी डिटेल यहाँ बयान करने का मौका नहीं है, और ना वो बातें आपके अभी फौरी तौर पर समझ में आएंगी। सिर्फ बेसिक चीज़ें इसमें मैं आपको बतलाऊँगा, बाकी उसके बाद जिसको इस सिलसिले में ज़रूरत पड़ जाए, भाई ये काम मुझे करना है, इसके और ज़्यादा डिटेल क्या है, तो वो उस वक़्त अपने यहाँ मौजूद मुफ्तियान किराम से, माहिर मुफ्तियों से इसका रब्ता कर सकता है। सबके लिए जनरल में बेसिक चीज़ें ही बयान की जाती है। एक रूल जो सब पार्टनरशिप के लिए है, और सिर्फ पार्टनरशिप नहीं, सब कारोबार के लिए, सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि हर मामले के सिलसिले में, उसको मैं सबसे पहले बयान करता हूँ। जिसके मुतालिक आयत करीमा मैंने आपके सामने पहले पढ़ दी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत है, सबसे बड़ी आयत सूरह बकरा में। ये आयत तकरीबन 275 के करीब आयत नंबर है इसका, सबसे बड़ी आयत कुरान करीम की। उसमें आप देखें तो तहज्जुद का बयान नहीं आया है, रात में तहज्जुद पढ़ने के इतने फ़ायदे हैं। इसमें तक़वे का बयान नहीं आया है कि भाई आप तस्बीह लेके बैठ जाओ और रोज़े रखो, रात भर इबादत करो, इसका बयान नहीं। सबसे बड़ी आयत है कुरान, लेकिन वो किस चीज़ के बारे में? वो आयत करीमा है अपने मामलात को लिखने के बारे में, लिखित में मामलात करने के बारे में। कि जो भी आप मामलात करें, खास करके जो मामलात उधार पर हो रहे हैं, तो इनको लिख कर करो। लिख कर मामलात करने का काम हमारे यहाँ ख़त्म हो गया। आमतौर से हमारे मुसलमान भाई लिख कर मामलात नहीं करते, पार्टनरशिप भी लिख कर नहीं करते, कोई कारोबार करते वो भी लिख कर नहीं करते, उधार पर करते वो भी लिख कर नहीं करते। इल्ला माशाल्लाह कोई लिखते हैं, उसमें कहते हैं भाई मारा पर भरोसो नहीं, लखाण करवू है तो हूँ कहीं नासी जवानो छू तारा पैसा ले, ऐसी बात है भाई। भरोसे की बात नहीं है, लेकिन अल्लाह का हुक्म पूरा करने की तो बात है ना। अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं होगा तो इसका नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? अभी दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा किया है, एक दूसरे पर एतमाद है, इसलिए ये काम किया, लेकिन बाद में दोनों के दिल में शैतान के घुसने का रास्ता खुला छूट गया। शैतान एक के पास जाएगा और उसको खयानत और बदध्यानती करने को सिखाएगा। लखाण तो थ्यू नहीं ने वांधो नहीं, આપણે કહી દેશું કે એ વખતે આમ વાત થઈ હતી, એ વખતે મેં વાત કરી હતી પણ તને યાદ નથી રહી, આમ છે। लखाण होगा तो फिर शैतान के घुसने का रास्ता ही खत्म हो गया। लेकिन हम लोग शैतान के आने का रास्ता खुला रखते, लखाण किया नहीं किसी भी मामले का, और जब मौका आया तब अपनी जबान फेर दी, जरा सा फायदे के लिए। जरा सा नुकसान नजर आने लगा कि आमा હવે નુકસાન આવી રહેલું છે, કોરોના આવી ગયું એટલે હવે આ બિઝનેસ
ठप થઈ ગયો तो उस वक्त अपनी जबान फेर। तो मामलात लिखाई के साथ होने चाहिए। कोई भी कारोबारी लेन देन, भाई भाई के साथ हो तो भी लिखाई के साथ हो, भाई भाई के साथ लिखाई के साथ। अब्बा अपने बेटों को पैसे दे रहे हैं कर्ज के तौर पर, एक बेटे को जरूरत पड़ गई, उसका बिजनेस अलग है, दूसरे बेटे का बिजनेस अलग है, ये एक अपने बाप के साथ फैमिली बिजनेस ज्वाइन करता है, दूसरा अलग बिजनेस करता है। इसमें किसी को जरूरत पड़ गई, अब्बा 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये दे रहे हैं कि तारू काम पती जाए तो उन्हें रिटर्न कर ही दे, ये भी लिख कर करे। मौलवी साहब तमें घરમાં भी ભરો છો, ઉઠાવવાની વાતો કરો છો, ऐसा दिल में ख्याल आता होगा ना। क्या आपको बताऊं मैं, इस सिलसिले में हमारी गड़बड़ की वजह से आपस के घर और खानदान टूट गए। जो भाई दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते खाते बड़े हुए हैं, अब एक दूसरे के तरफ देखने को तैयार नहीं, एक दूसरे को सलाम करने तैयार नहीं। ये हमारी गड़बड़ की वजह से। पहला, लंबा ना कर दो, मैं उसको शॉर्ट करता हूँ। पहला उसूल ये है अपने हर काम में कि इसको लिखाई के साथ होना चाहिए। इसलिए अरबी की कहवत है या हदीस है, पता नहीं है, ये है कि ताशरू के लिखवान, कि आपस में रहना है तो भाइयों की तरह से रहो। तू मारा थे आओ जमीने जा, चाय पीने जा, वांधो नहीं, હું તારા था कोई वक्त આવી जाइस। रहने के लिए भाइयों की तरह से रहो। वतआमलू कल अजानिब, और जब मामला करने की बात आए तो अजनबी की तरह से मामला करो। किसी अननोन पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, कोई भी डील कर रहा है तो कैसी सारी चीजों की चौखवट करते हैं। इस तरीके से मामला करने की जब बारी आए तो चाहे भाई है चाहे अपना सगा है, उसके साथ मामला अजनबी की तरह से सारी बातें लिख कर होना चाहिए। सिर्फ एक उसूल पर हम आ जाएंगे ना तो हमारे 50% झगड़े खत्म हो जाएंगे, 50% झगड़े खत्म हो जाएंगे। एक रूल यह हो गया सब पार्टनरशिप के लिए भी, सब कारोबार के लिए। जो भी पार्टनरशिप करेगा उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिखित में बनेगा। जरूरत पड़े आप उलमाए किराम के पास जाएं, इनका टाइम लेकर, और इनके पास भाई हम ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं, इसका लखाना हम कैसे बनाएं। अब उलमाए किराम को सिर्फ दम दुरूद करने के लिए थोड़ी है कि उलमाए किराम के पास एक कुरान शरीफ है, इसमें यासीन शरीफ है, उसमें वजीफे दिए गए, मौल साहब जरा दम करी दे जो ने, इसके लिए थोड़ी है। उलमाए किराम के पास वो इल्म है कुरान और सुन्नत का, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का सिस्टम चल सकता है। एक बात आप सब तय करो कि हम लोग अपनी हर चीज को लिखाई के साथ करेंगे। उसमें जरूरत पड़े कि इसका एग्रीमेंट कैसे बनेगा, इसका लखान कैसे होगा, बेशक उलमाए किराम का भी इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर की चीज है कि जो फैमिली बिजनेस है, जिसमें जॉइंट ओनरशिप है, जिसमें बाप की तरफ से दोनों को कारोबार मिला हुआ है, दोनों की कोई प्रॉपर्टी मिली हुई, इसके बारे में एक दूसरी बात, अब्बा अपने कारोबार में अपने बेटों को शरीक कर रहे हैं, एक को कर रहा है, 2 को कर रहा है, 3 को कर रहा है। जिसको जो बाप अपने फैमिली बिजनेस में, अपने घर के कारोबार में अपने किसी बेटे को ज्वाइन करे, जैसा आज एक भाई के साथ हम थे, वो कह रहे थे कि मैंने अपने बेटे को सोचा है अपने कारोबार में ज्वाइन कराने का। तो बाप अपने कारोबार में अपने औलाद को शरीक करना चाहता है, तो जिस दिन अपने बेटे को अपने कारोबार में ज्वाइन करते हो उस दिन उसके साथ चौखवट करो, मामले की सफाई करो। हो सकता है लिखाई में ही करो, बेटा कल से तुझे कारोबार पे आना है, तेरी इतनी सैलरी होगी, तेरी इतनी तनख्वाह तुझे मिल जाएगी, वो तेरी पर्सनल रहेगी, उसमें से तू सेविंग करे तो कुछ भी खरीदे वो तेरा है। उसके साथ सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट करो, या सैलरी का नहीं कर सकते तो उसके साथ
प्रॉफिट के शेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट करो कि बेटा कल से तुझे कारोबार में आना है, मैं बताऊँ उस तरीके से काम करना है, जितना हमारा प्रॉफिट होगा उसमें से 10% प्रॉफिट तेरा होगा। बोले साहब અમારો છોકરો છે, અમારા ઘરમાં રહે છે, અમારા ઘરમાં ખાય પીએ છે, એના બધા ખર્ચા અમે એને જે જોઈએ હું લાવીને આપીશ, એનું અલગથી તમે કેમ પ્રોફિટમાં શેરિંગ અને સેલેરીની વાત કરો છો? उस टाइम पे तो ये मसला नहीं बनता है, लेकिन ये चीज बाद में बहुत बड़ा मसला क्रिएट करती है। बड़ा भाई होता है ना, बड़ा भाई, इसमें बड़े भाई कोई ज्यादा रोने की बारी आती है, क्योंकि बड़ा बेटा होता है ये अब्बा के साथ सबसे पहले कारोबार में जुड़ता है, सालों तक इस कारोबार को उसने बढ़ाया, फलाया, फुलाया, और जो छोटी कंपनी थी अब करोड़ों की कंपनी बन गई है। अब्बा के इंतकाल के बाद भाइयों में वारसे के तौर पर तकसीम होती है, तो तीनों भाइयों को बराबर मिलता है। मेहनत इसकी 50 साल की मेहनत है, दूसरे नंबर के भाई ने तो दूसरा फर्म शुरू किया है, तीसरे नंबर का भाई इसमें जुड़ा है लेकिन पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ है। 40 साल की मेहनत वाले को भी सेम मिल रहा है, 10 साल की मेहनत वाले को भी सेम मिल रहा है, और जिसकी इस कारोबार में मेहनत नहीं है उसको भी सेम मिल रहा है। तो फिर आपस में झगड़े तो होने, भाई चाहे ना करे, इनकी बीवियां थोड़ी सगी है, वो झगड़े करती है फिर। तो इसलिए जिस दिन से अपने बेटों को अपने कारोबार में शरीक बनाना है, अपने कारोबार में मेहनत के लिए बुलाते हैं, उसी दिन उसके साथ डील कीजिए सैलरी की या प्रॉफिट के शेयरिंग की, या साफ साफ बेटे को बोल दीजिए कि बेटा હું તને અલગથી કઈ નહીં આપી શકું, તું મારો સાથ આપ, તને સવાબ મળશે। तो बेटा भी समझेगा कि भाई ठीक है, चलो अब्बा की खिदमत करता हूँ, लेकिन मुझे अपने सेविंग के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। तो फिर बेटा उसी तरीके से मेहनत करेगा। जो है पहले दिन साफ हो जाना चाहिए। एक चीज फैमिली बिजनेस में अपने औलाद को अपने कारोबार में जोड़ने के लिए, जिस दिन से जोड़ रहा है उस दिन इस बात का तय होना जरूरी है। दो भाइयों का आपस में जो कारोबार है, या दो भाइयों की आपस में जो मिलकत है, इसमें जो जॉइंट ओनरशिप होती है, जॉइंट ओनरशिप, इसमें दोनों भाई एक दूसरे की इजाजत के बगैर उसके हिस्से में कोई काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ कि अब्बा जान का एक कारोबार था। अब्बा जान के इंतकाल के बाद दोनों भाइयों के हाथ में आया, दोनों भाई इसके 50-50% के शरीक बन गए। दो बेटे ही थे और कोई औलाद भी नहीं थी, तो ये दोनों भाई 50-50% के कारोबार के और कारोबार की जितनी प्रॉपर्टी है सब के मालिक बने। अब ये जो जॉइंट ओनरशिप है, इसमें एक भाई चाहता है कि ये घर जो है ये उसको कोई ग्राहक मिल गया, उसने खुद बेच दिया अपने भाई को परमिशन के बगैर। इस घर में दोनों शरीक है ना, जितनी चीजें हैं कारोबार की, और कारोबार की सारी चीजों में दोनों का 50-50% हिस्सा है हर चीज में। फॉर एग्जाम्पल, ये हॉल है अब्बा का, दोनों भाई शरीक थे, तो इस हॉल के ऐसा नहीं कि आधा इस तरफ का एक का, आधा इस तरफ का दूसरे, सब चीजों में दोनों की 50-50% की पार्टनरशिप गिनी जाएगी। तो इसकी कोई भी चीज, इसमें कोई भी एक्शन लेना है, बेचना है, रेंट पर देना है, ये इसको रेनोवेट करना है, कुछ भी करना है, दूसरे की परमिशन के बगैर नहीं होगा। इसको शरीयत की ज़बान में कहते हैं कि दोनों पार्टनर एक दूसरे के लिए अजनबी होंगे, दूसरे की परमिशन के बगैर न रेंट पर दे सकते हैं, दूसरे की परमिशन के बगैर बेच नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बेचना है तो भी दूसरे की परमिशन। हाँ, एक भाई दूसरे को अपना हिस्सा बेचना चाहे तो बेच सकता है, मारो हिस्सो तू खरीद ले અને મને એનું કેશ આપી દે, या આ ઘરમાં આપણા બંનેની પાર્ટનરશિપ છે, આ ઘર તું રાખી ले, એની જગ્યાએ પેલું ઘર હું રાખી લઉં। अब दोनों की पार्टनरशिप ये उसका हो गया, इसका हो गया, ये कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरे की परमिशन के बगैर इसमें कोई एक्शन जब तक पार्टनरशिप है तब तक नहीं कर सकते। ये हो गई जॉइंट ओनरशिप फैमिली बिजनेस के मुतालिक कुछ बातें बेसिक। दूसरे नंबर की पार्टनरशिप स्लीपिंग पार्टनरशिप हम लेते हैं।
जिसको शरीयत की ज़बान में मुजारबा कहते हैं, यानी एक की तरफ से पैसा है, दूसरे की तरफ से मेहनत है। चाहे पैसा लगाने वाले पार्टनर 3-4 है, मेहनत करने वाला एक है, तो भी इसको स्लीपिंग पार्टनरशिप ही कहेंगे। मेहनत करने वाले की तरफ से कोई पैसा नहीं है, पैसा लगाने वाले दूसरे, मेहनत करने वाला कोई और, ऐसे पार्टनरशिप को स्लीपिंग पार्टनरशिप कहते हैं। स्लीपिंग पार्टनरशिप के बेसिक रूल्स में सबसे पहले नंबर की चीज़ है कि कारोबार करने के लिए जो माल दिया जाएगा तो माल कैश में होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। सामान देकर दे दो कि हमारो फर्नीचर नो सामान पड़्यो छे, ये तू लई जाने एमां तू धंधो कर, ये नहीं चलेगा, कैश देना होगा। दूसरे नंबर पर कारोबार करने में कौन सा कारोबार करना, इसमें तो पैसा लगाने वाला पार्टनर इसका मशवरा और उसकी मर्जी शामिल होगी, लेकिन मशवरे से तय हो गया कि भाई इन पैसों के ज़रिए से फॉर एग्जांपल के टूल्स एंड हार्डवेयर का बिजनेस करें, टूल्स एंड हार्डवेयर की शॉप लगाएंगे, ऐसा तय हो गया। अब टूल्स एंड हार्डवेयर की शॉप के अंदर किस तरीके से बिजनेस को रन करना, बिजनेस रन करने के लिए एडवर्टीजमेंट किस तरीके से करनी, कैसे ग्राहक को पकड़ना, उघराणी कितनी होनी चाहिए, ये कैसे होना चाहिए, ये सब जो मेहनत करने वाला वर्किंग पार्टनर है वो उसका अपना डिसीजन होगा। इसमें पैसा लगाने वाला जो स्लीप पार्टनर है इसका डिसीजन इसमें नहीं चलेगा, डिसीजन ओनली वर्किंग पार्टनर का। वो अपने एतबार से जिस तरीके से कारोबार करे, स्लीपिंग पार्टनर को उसको कहने का कोई हक नहीं है, सारा काम वो अपने एतबार से करे। कुछ लग गया तो जी, अगर कुछ लग गया कहीं तो उसकी किसकी जवाबदारी है? वो आगे आ रहा है, ये दूसरे नंबर की बात हुई। तीसरी चीज ये है कि प्रॉफिट की शेयरिंग कैसे होगी। पैसा एक का है और मेहनत एक की है, तो प्रॉफिट की शेयरिंग में दोनों आपस में बैठकर राजी खुशी से, रजामंदी से जो प्रॉफिट के परसेंटेज तय करें वो कर सकते हैं। जैसे राजी खुशी से दोनों ने किया 50-50%, ठीक है, मंजूर है। 70-30 मंजूर है। राजी खुशी से 40-60, 20-80, जितना परसेंटेज दोनों एक दूसरे के लिए राजी खुशी से तय करें कर सकते हैं। तीसरी बात आती, चौथे नंबर की चीज है लॉस की शेयरिंग कैसे रहेगी। भाई जैसे भाई ने पूछा, बूझ लग गया, लॉस हो गया कारोबार में, नहीं, बूझ लग गया और लॉस में फर्क हो गया। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी को माल बेचा है और अगर उसने माल पैसा नहीं दिया है, उसकी जवाबदारी बेचा है तो फिर उसका वही ना, पैसे नहीं आया तो मतलब इतना घाटा ही हुआ ना, नुकसान इसी को तो कहते हैं ना। तो लॉस की शेयरिंग कैसे होगी उसको भी शुरू में तय करना जरूरी है। ये सब चीजें शुरू में, कारोबार शुरू करने से पहले तय करना जरूरी है। लॉस की शेयरिंग में शरीयत का कानून ये है कि जिसका जितना माल नुकसान उसका उतना। स्लीपिंग पार्टनरशिप में माल एक की तरफ से होता है, मेहनत एक की तरफ से होती है, तो उसका मतलब सारा नुकसान जाएगा पैसा लगाने वाले पर। नुकसान सारा किसका? पैसा लगाने वाले। ये शरीयत का बना नुकसान में शरीयत ने रूल फिक्स कर दिया, उसमें दोनों की रजामंदी नहीं चलेगी। चाहे मेहनत करने वाला पार्टनर राजी खुशी से तैयार है कि जो नुकसान आएगा आधा मैं लूंगा आधा तुमको दूंगा, फिर भी वो गलत है। शरीयत का उसूल ये है कि नुकसान जो है पैसा लगाने वाले का होगा। तुम कहोगे भाई इसका क्या नुकसान होगा? इसका नुकसान ये होगा कि उसने मेहनत का कुछ नहीं मिला। मेहनत की ना उसने, महीने भर, 6 महीने भर, 1 साल भर मेहनत की, मिला क्या? कुछ भी नहीं। ये नुकसान नहीं हुआ, उसकी तो लगी थी मेहनत, तो मेहनत का नुकसान उसके हिस्से में जाएगा। इसका लगा था माल, तो माल का नुकसान इसके हिस्से में जाएगा। तो ये चौथे नंबर की चीज हो गई। एक चीज और पूछ लीजिए, अगर फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर है, जी, 2 पार्टनर ने बोला कि भाई ये आदमी को माल नहीं बेचना है और एक पार्टनर ने बोला इसको माल बेचने का है, मेरी जवाबदारी, तो उस केस में फिर क्या होगा?
अभी तो बात चल रही है वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर की। वर्किंग पार्टनर को टोटल डिसीजन मेकिंग का पावर उसके पास हो। स्लीपिंग पार्टनर नहीं कह सकता कि भाई इसको बेचो ना इसको मत बेचो। वो पार्टनरशिप आएगी कि दोनों साथ में मिलकर काम कर रहा है, तो अलग बात है। अभी बात इसकी चल रही है ना। स्लीपिंग पार्टनर को डिसीजन मेकिंग का इख्तियार नहीं है, सारा इख्तियार वर्किंग पार्टनर को है। और आपको भरोसा नहीं है तो मत करो। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा माल डुबा देगा तो क्यों देते हो उसको कमाने के लिए। जी हमारी जो पार्टनरशिप में है उसमें हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जो उसमें मिलने के 450 रुपये मिलते हैं। उसमें से हमने डिवाइड किया कि 250 आपका, 200 हमारा, इस तरह से हमने डिवाइड किया था। इसे सही अब आ रहा है, वो अब आगे आ रहा है। हमने परसेंटेज के हिसाब से जी। दिया नहीं कि हमने पैसों के हिसाब प्रोडक्ट के ऊपर। प्रॉफिट का शेयरिंग सवाल जवाब के लिए आखिर में मौका दिया जाएगा, तो वो क्या बीच में आप अपना एक सवाल लेके बैठेंगे तो मामला पूरा इधर उधर हो जाएगा। अभी 4 चीज़ें मैं आपको बतला चुका हूँ, फिर से मुख्तसर ये कि ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें एक की तरफ से मेहनत है, एक की तरफ से पैसा है। इसमें सबसे पहले नंबर की चीज़ ये है कि जो माल है वो कैश में होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। दूसरे नंबर की चीज़ ये है कि वर्किंग पार्टनर को डिसीजन मेकिंग का पावर होगा, स्लीपिंग पार्टनर डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा। तीसरे नंबर की चीज़ ये है कि प्रॉफिट का शेयरिंग दोनों आपस में राजी खुशी से जो परसेंटेज में तय करे वो होगा, फिक्स रकम में नहीं। परसेंटेज में प्रॉफिट का शेयरिंग होगा, प्रॉफिट का शेयरिंग रकम में नहीं होगा। ठीक है। चौथे नंबर की चीज है कि लॉस का शेयरिंग, जिसका माल है उसका लॉस, मेहनत वाले को अपने मेहनत का कुछ नहीं मिला, ये उसका लॉस हो। 5वें नंबर की चीज ये है कि पार्टनरशिप खत्म कैसे होगी उसको नक्की करो। शुरू करने से पहले खत्म करने का तरीका भी नक्की करो कि जब 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, या जब हमारी इच्छा होगी तब पार्टनरशिप हम खत्म करेंगे, तो उस वक्त खत्म कैसे होगी। खत्म करने की तरतीब में कि भाई जो कुछ माल है, माल को बेचकर कैश बनाने की जिम्मेदारी वर्किंग पार्टनर की। वर्किंग पार्टनर ये नहीं कह सकता लो पकड़ो माल तुम्हारो वो तो चालो, ये नहीं कह सकता। वर्किंग पार्टनर की जिम्मेदारी होगी कि माल बेचकर उसको कैश बनाना, उगरानी जितनी है वो उगरानी रिकवर करके कैश बनाना। फिर सारा कैश तो इसका था, कैश उसको मिल गया। अब तक का जो नफा था, नफे की तकसीम हो जाएगी जो प्रॉफिट के रेशियो तय किया था उस एतबार से। तो ये पार्टनरशिप के ख़त्म करने। अगर लॉस हुआ है, यानी सारी चीज़ें कैश बनाई गई, लगाया था 10 लाख रुपया माल बेच के, और जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था बिजनेस का वो सब बेचा, उगरानी भी रिकवर की, तो 8 लाख बने, लगाए थे 10 लाख। 2 लाख का जो नुकसान है ना, उस नुकसान की रिकवरी ऐसे होगी, अब तक का जितना प्रॉफिट तकसीम नहीं हुआ, पिछले कुछ महीने का जो प्रॉफिट अब तक हिसाब नहीं हुआ, तकसीम नहीं हुआ, तो उस प्रॉफिट को भी पहले डाल दिया जाए। समझे आप? इसको और ज्यादा थोड़ा समझा। फॉर एग्जाम्पल 3-3 महीने का हिसाब होता था प्रॉफिट शेयर करने का, तो पहले वाले 3 महीनों का हिसाब हो गया था, उसका पैसा दोनों पार्टनर ने ले लिया था। अब के जो 3 महीने थे जिसका हिसाब करने का था, उसमें दूसरे महीने के आखिर में पार्टनरशिप दोनों ने राजी खुशी से ख़त्म करने का फैसला कर लिया, सारी चीज़ों को लिक्विड बनाई, और 10 लाख पैसा लगाया था तब 8 लाख ही हो रहा, 2 लाख का नुकसान सामने आ रहा। तो ये 2 महीने का जो आखिर में काम हुआ है, इसमें पिछले महीने का और इस महीने का हिसाब बाकी है। अब अगर कोई प्रॉफिट बन रहा है तो वो पहले लॉस में पूरा किया जाएगा, उसके बाद भी लॉस रहता है तो वो माल वाले का। ये हो गई इस पार्टनरशिप को खत्म करने का तरीका। ये है स्लीपिंग पार्टनरशिप। अब एक पार्टनरशिप होती है जिसमें मेहनत करने वाले दोनों हैं। वर्किंग पार्टनर जो है, जिसका पैसा नहीं है, वो भी मेहनत कर रहा है, पैसा लगाने वाला भी मेहनत कर रहा है।
उसमें भी सब रूल्स यही है। एक चीज इसमें और बढ़ जाती है कि जिसने पैसे प्लस मेहनत दोनों लगाया है वो अपना अलग से पगार नहीं ले सकता कि मारो अलग थी पगार 15,000 रुपया पगार અને એના સિવાય પ્રોફિટના 50-50%, ऐसा नहीं कर सकता। एक पार्टनर की मेहनत ज्यादा है, एक की मेहनत कम है, उसमें भी ऐसा नहीं किया जा सकता। एक के पास टैलेंट ज्यादा है, दूसरे के पास टैलेंट कम है, तब भी इस तरीके से अलग से पगार नक्की नहीं किया जा सकता। प्रॉफिट का हिस्सा कम ज्यादा किया जा सकता है। जिसने पैसा भी लगाया है, मेहनत भी कर रहा है, उसको प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा नक्की करना चाहे कर सकते हैं। और जिसकी सिर्फ मेहनत है, पैसा नहीं है, तो उसका प्रॉफिट का हिस्सा कम नक्की करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन नुकसान में फिर वही, जिसका माल नुकसान उसका। ये हर पार्टनरशिप में होगा। नुकसान का रूल सब पार्टनरशिप में एक ही है, जिसका जितना माल नुकसान उतना है। दो लोगों ने माल भी लगाया, दो लोग मेहनत भी कर रहे हैं। एक ने 5 लाख लगाया, एक ने 2 लाख लगाया, और मेहनत दोनों कर रहा है। प्रॉफिट का तकसीम दोनों ने राजी खुशी से ऐसा किया था। 5 लाख वाले को 70%, 70% प्रॉफिट इसके लिए नक्की किया था, और जिसकी सिर्फ मेहनत थी, सिर्फ जिसके 2 लाख रुपये थे और प्लस मेहनत थी, उसके लिए 30% तय किया था। अब नुकसान आया तो नुकसान में 70-30 नहीं होगा। नुकसान में जिसका जितना माल बनता है, नुकसान उसका उतना। जिसका माल जितना बनता है, 5 लाख और 2 लाख 7 लाख, तो 5 लाख कितने परसेंटेज बनता है? 5 लाख कितने परसेंटेज बनेगा? अरे बताओ यार, आप लोग पढ़े लिखे हो ना। 7 लाख रुपए टोटल है, एक के 2 लाख है, एक के 5 लाख है, तो 5 लाख वाले की ये मोड़ी जी 70% मोबाइल के सहारे से बताया। 70%। पहले ऐसा था, ये सब बड़े बूढ़ों की जमाने में ये मोबाइल और कैलकुलेटर हाथ में नहीं थे, तो सब दिमाग से गिनते थे, इनकी गिनती तेज होती थी। अब सारी चीज क्या है, दिमाग पर कौन लोड लगा दे, इस तरीके से गिन लेते हैं। खैर, इसमें तो ऐसा बन रहा है कि भाई इसकी मूड़ी भी 70% बन रही है, तो लॉस 70% ये ले जाएगा। लेकिन अगर मूड़ी 80% बनती हो, प्रॉफिट चाहे 70% लेता था, लेकिन मूड़ी उसकी 80% है, तो लॉस उसको 80% ले जाना पड़ेगा। लॉस में शरीयत का रूल फिक्स है, कोई भी पार्टनरशिप हो, जिसका जितना माल, लॉस उसका उतना। तो ये स्लीपिंग पार्टनरशिप भी बताई मैंने, और ऐसी पार्टनरशिप जिसमें दोनों की मेहनत, दोनों का माल है, उसके भी रूल्स तकरीबन वही है, सेम है। सिर्फ ये कि किसी एक के लिए अलग से पगार नक्की नहीं किया जा सकता। जो पार्टनर है उसका पगार नहीं होगा, पार्टनर का प्रॉफिट का हिस्सा होगा, प्रॉफिट का रेशियो नक्की होगा परसेंटेज में, फिक्स रकम में नहीं। अच्छा, एक चीज जो मार्केट में बहुत चल रही है पार्टनरशिप के हवाले से, कि एक आदमी ने 5 लाख रुपए दिए किसी को, भाई तुम कारोबार करो, जो ये कारोबार करो, उसमें पैसा मेरा, मेहनत तुम्हारी, और नफे में 25,000 रुपया तो तुम्हारा आप ही देवा, इन्हें ऊपर जे कहीं नफा भी तो जो देवा, फिक्स नफा। तो ये फिक्स नफा नहीं है, ये तो सूद है, लेकिन कर रहे लोग। इसी तरीके से पार्टनरशिप के हवाले से एक दूसरी बदउनवानी या एक गलत तरीका जो चल रहा है, वो ये कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल का बिजनेस है, हकीकत में नहीं, एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ, वरना कल उठ के तुम मुझे पूछोगे कि ये मोबाइल कितने का है। फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल का बिजनेस है, और मुझे ज़रूरत है कि और 2-4-5 लाख रुपए मिल जाए, तो ज़रा अच्छे से माल में ख़रीद के लाऊं सस्ते में, और फिर बेचूं, ज़्यादा नफ़ा कमाऊं। तो इसके लिए मैंने अपने दोस्त से बात की, ये हाजी अमीन से बात की, पैसा पड़ा છે તમારા જોડે, લાવો ધંધામાં રોકું, કેટલા જોઈએ છે? જોઈએ છે તો 5 લાખ, પણ તમે જે આપો
इन्होंने 4 लाख दिए मुझे, लो 4 लाख रुपया लगाओ धंधा में, जे नफो था हाल चो। कुछ भी नक्की नहीं किया। ये इतने सारे रूल्स, मैंने बेसिक रूल इतने बताए, इन डेप्थ और भी कुछ रूल्स है। कुछ भी रूल नक्की नहीं किए, मैंने मांगे, इन्होंने पैसे दे दिए। अब मैंने क्या किया, मैंने भी कोई हिसाब किताब, कुछ नक्की नहीं हुआ तो क्या हिसाब किताब करूंगा, कुछ नक्की नहीं हुआ। पहले महीने 1 से 5 तारीख में मैंने हाजी अमीन साहब को भेज दिए 17,000 रुपये, कुछ भी हिसाब नहीं करता मैं। दूसरे महीने 15,000 भेजे, तीसरे महीने 18,000 भेजे, चौथे महीने 6,000 भेजे। ऐसे लमसम चलता है, ये गलत तरीका बहुत चल रहा है। इसमें आपको जो मिल रहा है नफा नहीं है। चाहे आप खुशी खुशी से लोगों से कहते फिर रहे कि मैं मुफ्ती साहब साथे पार्टनरशिप करेली છે, એમના મોબાઈલના ધંધામાં, અને મારે મહિને આટલા પૈસા તો આવી જ જાય છે, ये सूद है। नक्की तो कुछ हुआ नहीं, किस चीज के पैसे आप ले रहे हैं। तो जब ऐसा रनिंग बिजनेस किसी का है, उसमें किसी और का कैपिटल लगाना है, इसमें और का पैसा पार्टनरशिप के तौर पर लगाना है, तो उसका तरीका यह होगा कि मुझे सबसे पहले मेरा जो बिजनेस है मोबाइल की शॉप का, उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा कि मेरे शॉप में इतने का माल है, इतने का इंफ्रास्ट्रक्चर है और इतनी मेरी गुडविल है। इस एतबार से ये मेरा कारोबार 20 लाख रुपए का है, 20 लाख का मेरा अपना कारोबार, 5 लाख रुपए अब मैं इनके ले रहा हूँ। 20 लाख और 5 लाख परसेंटेज में कितना होगा, अब बताइए जी। 80-20 हुआ ना, सही है, 80-20 हुआ ना। 80% बिजनेस में मेरा लगा हुआ, 20% इनका लगा हुआ। मेरा 80% कैपिटल प्लस वर्किंग मेहनत भी मेरी है, इनका सिर्फ 20% कैपिटल है, इनकी मेहनत नहीं है। हम दोनों को बैठकर अब नफे का रेशियो तय करना पड़ेगा। पहले नंबर पर वैल्यूएशन, उसके बाद जब पता चल गया कि कैपिटल इनका इतना परसेंटेज बनता है, मेरा इतना बनता है, अब बैठकर हम नफे की तकसीम को तय करेंगे कि આટલા ટકા નફો તમારો, જે નફો થાય હિસાબ ચોખ્ખો હું તમને પહોંચાડી દઈશ। 3 મહિને આપણે હિસાબ કરશું, દર મહિને હિસાબ કરવામાં ટાઈમ બહુ જતો રહેશે અને ટાઈમ નથી। 3 મહિનાનો હિસાબ થશે, હિસાબ ચોખ્ખો જે થાય એમાંથી જે છે 11% નફો તમને આપીશ। इन्होंने कहा ठीक है, ये राजी हो गए। तो अब पार्टनरशिप का कुछ वजूद हो, उसके साथ मुझे ये तय करना जरूरी है कि देखो अगर लॉस हो गया ना तो फिर 11% लॉस नहीं, 20%, 20% लॉस तुम्हारा होगा। ना मोले साहब आવું थोड़ी હોય, नफो 11% જ આપો ને नुकसान 20%, આવું મારે નથી કરવું। ठीक है, बेशक मत कीजिए। जब लॉस की बात आती है ना, अपने लोग लॉस तय नहीं करते, कहने के लिए कहते हैं नफा नुकसान में भागीदारी છે, नफा नुकसान में भागीदारी છે, ऐसा कहते हैं लेकिन करते नहीं है। अब जिस महीने में नुकसान दिखा दो, तेवर बदल जाते हैं। 6 महीने तक आपने कंटिन्यू फायदा दिया, अच्छे लगे आप, तो मुफ्ती साहब એટલે જોરદાર માણસ, સારો એવો બિઝનેસ કરે ને મને રેગ્યુલર નફો મોકલાયા કરે। 7વેं મહિને में आपने लॉस दिखाया, મોલ સાહેબ એમાં લોસ થાય કેવી રીતે? આમ આટલું સરસ બજાર હાલે અને આમાં સરસ મજાનો ધંધો થાય તો लॉस આવ્યું કેવી રીતે? फिर मुझे समझाना पड़ता है हाजी साहब को कि हम आऊ હતું। दूसरे महीने में थोड़ा सा लॉस आया तो अब इनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो नफा नुकसान में भागीदारी सिर्फ कहने के लिए बोलते हैं, चीजें तय नहीं करते तो सिर्फ ऊपर ऊपर कहने के लिए होता है। फिर तीसरे महीने में भी नुकसान आया तो हाजी साहब कहते आपने नहीं रहे भाई, तू मैंने हमारा 5 लाख रुपया आप ही देंगे। मैं कहता हूँ 5 लाख नहीं मिलेंगे, अब मैं पूरी वैल्यूएशन लगाऊंगा और आपके 20% के हिसाब से अब मेरा कारोबार डाउन हो के जो 25 लाख की जो वेल्थ थी मेरे इस बिजनेस की,
अब वेल्थ सिर्फ 10 लाख है, 10 लाख के 20% कितने बनेंगे? 2 लाख। मैं 2 लाख लूंगा, हाजी साहब लेने तैयार नहीं होंगे। ये सब गलत तरीके हमारे अंदर चल रहे हैं। अब इनके साथ ऐसा मामला हो गया, मेरे इनके साथ 2-3 महीने के बाद ये मौलाना अब्दुल्ला साहब पहुंचे इनके पास कि હું એક ધંધો કરું છું અને એમાં મને જરૂર છે થોડી મૂડી લગાવવા, તમારા પાસે પૈસા પડ્યા હોય તો જરા આપો। હું આવા ધંધામાં માનતો જ નથી, આવી પાર્ટનરશિપ થાય જ नहीं। ये इनको भी नहीं और दूसरे 4 जाएंगे, सबको मना कर दे। और मेरा हाल क्या होगा कि अब मुझे पैसों की जरूरत है ना अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो मैं इस तरीके से पार्टनरशिप पर लेने नहीं जाऊंगा। આગતે તો લોકો માનતા નથી નુકસાનને, એ રીતે પાર્ટનરશિપ થાય છે। પૈસાની જરૂર છે, કંઈ વેચવા જેવું હોય તો વેચી માગો, નથી તો બેંક તૈયાર છે। ये गलत तरीकों की वजह से ये निज़ाम चला हुआ। तो पार्टनरशिप के इन बेसिक रूल्स मैंने अपने आपके सामने रखे। अभी सारे डिटेल वाले रूल्स तो अभी हो भी नहीं सकते, अभी सवाल जवाब का भी मौका करना है। और इसके साथ साथ जो है कि ये जितने रूल्स मैंने आपके सामने रखे हैं ये समझ में भी आए कि नहीं, क्योंकि सारी बातें एक साथ में समझाऊंगा सब इधर से उधर हो जाए। ये सब चीज़ें मौलाना साहब को पूछो कि पढ़ने में जब किताब शिरकत आता है कितने दिन लगते हैं, तो इतने दिन का ये सब खुलासा मैंने आधे घंटे में आपके सामने रखा, आधा या पौना घंटा हुआ। और मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ जो मार्केट में चलती है वही चीज़ें बतलाई और उसकी बेसिक चीज़ें बतलाई। ये हो गया स्लीपिंग पार्टनरशिप और वर्किंग प्लस स्लीपिंग पार्टनरशिप का मसला। अब और कौन सी पार्टनरशिप रह गए? जी जी, उसका मुख्तसर चीज़ें उसकी बतला देता हूँ। शिरकतुल वजूह यानी 2 इंजीनियर साथ में मिल गए, या 2 डॉक्टर मिल गए, या 2 टेलर मिल गए, जिनके पास टैलेंट है, लोगों से काम हासिल कर सकते, ऐसे लोग मिल गए। पैसा किसी का नहीं लगा और मेहनत भी जो काम मिलेगा वो करने का। उसमें पहले नंबर की चीज ये नक्की करनी पड़ेगी कि काम कोई भी लेकर आए दोनों को करना पड़ेगा। એવું नहीं कि तू काम लायो છે એટલે तू कर, હું શું લેવા કરું। जैसे 2 मुफ्ती साहब दोनों मिलकर ऐसा तय करें कि हम ऐसा सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे, लोगों को मसाइल बताने का सेमिनार करें, दोनों मिलकर करें। मौलाना अब्दुल्ला साहब का मेरे पर फोन आया कि ऐसा सेमिनार भावनगर में रखना है। मैंने मुफ्ती आदिल साहब को साथ में ले लिया, हम दोनों ने मिलकर तय किया है। अब मुफ्ती आदिल साहब ऐसा कहेंगे तू अकेला कर, तूने नक्की किया है। दोनों ने मिलकर अगर कोई काम शुरू किया है, कोई जॉइंट वेंचर शुरू किया है, काम कोई भी लेकर आएगा दोनों को करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे नंबर की चीज कि भाई जो कुछ कमाई होगी दोनों की 50-50% होगी। काम दोनों करेंगे, जो भी काम आएगा दोनों करेंगे, और मेहनत के एतबार से दोनों को 50-50% जो है इसकी कमाई भी दोनों की आधी आधी होगी। तीसरे नंबर की चीज़ ये है कि अगर नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये काम भी ऐसे ही नहीं मिलते, कभी कभी गारंटी और जवाबदारी लेनी पड़ती है। बाई चांस कोई ऑर्डर लिया और उसमें नुकसान हो गया तो उस वक्त भी नुकसान की जिम्मेदारी दोनों की 50-50% रहे। ये नहीं कि आ काम तू लेने આવ્યો તો મને તો તું લાયો તો એ દિવસ જ નતું ગમતું અને હવે લોસ આવ્યું છે તો તું દેખ હું ના જોઉં, ऐसा नहीं। नुकसान हुआ है तो दोनों को 50-50% नुकसान में भी भागीदारी करनी पड़ेगी। चौथे नंबर की चीज इसमें यह है कि जिस पार्टी का काम लिया है आपने, वो पार्टी दोनों में से किसी से भी मिलकर अपने काम की उगराणी कर सकता है। कपड़े सीने के लिए दिए थे, 2 टेलर मिलकर काम कर रहे हैं, दिए थे उस वक्त एक ही था, एक को दिए थे। अब कपड़े टाइम पर मिले नहीं तो उगराणी करने आया दूसरे के पास, उस वक्त दूसरा बैठा हुआ था,
तो ये नहीं जेना आप्या છે ने पूछो, दोनों का मिलकर काम है, इसको जवाब देना पड़ेगा। तो ये 4 चीजें जो जॉइंट वेंचर, दो ऐसे लोग कि जिनके पैसे नहीं लग रहे, सिर्फ दोनों की एक्सपर्टीज, दोनों की महारत और दोनों का टैलेंट मिलकर ये काम कर रहा है, इसकी ये 4-5 बेसिक चीज़ें आपके सामने रख दी। तो ये मार्केट में चलने वाली कुछ पार्टनरशिप है, उसके बेसिक और जनरल रूल्स आपके सामने बयान किए हैं। अब इस सिलसिले के किसी के सवाल है, ठीक है ना मौलाना, सवाल शुरू करें। जी, एक्सपीरियंस प्लस मेहनत भी ऐसी हो तो कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस के एतबार से फिर इसमें तो दिमाग ही लगाना है ना दोनों को, तो उस एतबार से उसका दिमाग ज़्यादा लग रहा है तो फिर प्रॉफिट का शेयरिंग उसके लिए बढ़ सकता है। जी, अगर दोनों पार्टनर के बीच में अगर एक समझौता हुआ है कि भाई परचेज इसको देखना है, सेल्स इसको देखना है, अगर परचेज में अगर कोई गलती हुई है, अगर पैसा डूबा, अगर उसकी जवाबदारी में आता है तो पैसा दोनों का जाएगा या जो परचेज की जिसकी जवाबदारी है उसका जाएगा? इसने परचेस वाले की वजह से लॉस हुआ है, इसका परचेस का डिपार्टमेंट था, इसका जी 2 डिपार्टमेंट है, सेल का डिपार्टमेंट दूसरे का, परचेस का दूसरे का है, ठीक है। ये काम सेल्स वाले को परचेज जी के बारे में पता नहीं है, काम की तकसीम है ये, भाई एक बिजनेस, इसमें 2 अलग अलग काम है, एक काम ये संभालेगा, एक काम ये संभालेगा, एक की वजह से नुकसान हुआ है, लेकिन इस नुकसान करने में इसकी कोताही शामिल नहीं थी, इसने अपनी कोशिश की थी। सेल्स वाले को पता नहीं, जी, परचेज वाले को। मैं आप मेरी बात आप पहले पूरी सुन लीजिए। सेल्स वाले को चाहे पता नहीं, परचेस वाले ने इसकी पूरी कोशिश ये थी कि नुकसान ना आए, इस तरीके से जैसे तहकीक करके सारी चीज़ों को सामने रखकर ख़रीदते हैं, उसने सारी चीज़ों की एहतियात के साथ, तहकीक के साथ ख़रीदा था, उसके बावजूद नुकसान आया है, तो जिम्मेदारी दोनों की होगी। लेकिन अगर परचेस वाले की कोताही और गफलत के नतीजे में नुकसान आया, परचेस वाले ने जो एहतियात रखनी चाहिए थी वो नहीं रखी और उसकी गफलत की वजह से नुकसान आया है, तो उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी, लॉस भी उसको बेयर जी, ठीक है। तो पार्टनरशिप के मुतालिक सवालात है किसी के, तो 1 बाय 1 आप सवालात कीजिए। ये सब पार्टनरशिप में है, स्लीपिंग पार्टनरशिप के सिवा। स्लीपिंग पार्टनरशिप में तो एक ही बंदा देख रहा है, जिसमें दो बंदों का माल, 2 बंदों की मेहनत है, वो भी, या ये शिरकतुल वुजू वाला मामला है। जी, एक पार्टनर है जो वर्किंग पार्टनर, वो अपना सैलरी ले सकता है। वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनरशिप और वर्किंग पार्टनरशिप जो वाला मामला है, इसमें वर्किंग पार्टनरशिप का प्रॉफिट का रेशियो ही तय होगा, सैलरी तय नहीं हो सकती। नहीं, कौन निकाले? इसमें सैलरी नहीं ले सकता। तो उसमें एक बात मैं आपको एक्स्ट्रा बतलाता हूँ कि आपने हिसाब का जो ड्यूरेशन तय किया है 6-6 महीने का किया है, अब 6 महीने तक हिसाब नहीं होगा तो बेचारा खाएगा कहाँ से, उसका तो सैलरी नहीं ले सकता, उपाड़ ले सकता है ना, उपाड़ के तौर पर लेता रहे, जिस दिन हिसाब होगा उस दिन हिसाब बराबर कर दिया जाए।